नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। मई महीने की शुरुआत हो रही है, लेकिन देश के कई इलाकों में पारा नए रिकॉर्ड बना रहा है, यानी कि तापमान लगातार नई ऊंचाइयों पर पहुंचता दिख रहा है। और इसके साथ ही देश के कई इलाकों में बढ़ती गर्मी के बीच पानी का संकट भी बढ़ने लगा है। गर्मी की शुरुआत में ही महाराष्ट्र के जलाशयों में पानी का स्तर लगभग निचले स्तरों पर पहुंच चुका है और कई इलाके सूखे की चपेट में हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में सूखे की मार झेल रही 151 तहसीलों में राहत पहुंचाने के लिए आदर्श आचार संहिता में थोड़ी छूट दिए जाने की चुनाव आयोग से मांग की है। तो उधर केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र में सूखे से जूझ रहे जिलों में मदद पहुंचाने के लिए 4,714 करोड़ रुपए मंजूर कर चुकी है। तो वहीं उत्तर भारत में भी हालात बहुत अच्छे नजर नहीं आते। कई राज्यों में आबादी का एक हिस्सा पानी की किल्लत से परेशान दिख रहा है। वहीं दूसरी ओर भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक मार्च से अप्रैल तक के बीच प्री मानसून बारिश में 27% की कमी बताई गई। मानसून पूर्व बारिश देश के कुछ हिस्सों में खेती के लिए काफी अहमियत रखती है। तो इन सब संकेतों के बीच समझेंगे कि असल में देश में और कुछ राज्यों में गर्मी की शुरुआत के साथ पानी का संकट क्यों खड़ा हो जाता है, इसके बड़े कारण क्या हैं, और वो तब जबकि हमने देखा कि मॉनसून में अच्छी बारिश हुई। तो सवाल ये है कि फिर ये संकट बार बार खड़ा क्यों हो रहा है और इससे निपटने के लिए हम कितने तैयार हैं, किस तरह के कदम हम उठा रहे हैं और किन कदमों की हमें जरूरत है। हमारे साथ 4 बेहद खास मेहमान हैं जो आज इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। यूपी सिंह जी हैं, सचिव हैं जल संसाधन मंत्रालय भारत सरकार में, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर एम महापात्रा हैं, अतिरिक्त महानिदेशक मौसम विभाग में, आपका स्वागत है। एस.के. हलदर हैं, सदस्य हैं केंद्रीय जल आयोग में, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ खास मेहमान आर पवार साहब हैं जो कि सचिव हैं जल संसाधन मंत्रालय महाराष्ट्र सरकार में, बहुत बहुत स्वागत पवार साहब आपका। शुरुआत पवार साहब मैं आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि महाराष्ट्र से खबर आई है कि करीब 150 से ज़्यादा जो तहसील है वहाँ पर जल संकट दिख रहा है, सूखे के हालात है, और महाराष्ट्र का एक हिस्सा हर साल हम देखते हैं कि सूखे की चपेट में आ जाता है। लेकिन पिछले साल अच्छी बारिश के बावजूद हम ये कहें या समझने की कोशिश करें कि आखिर ये हालात हर साल क्यों खड़े हो जाते हैं, क्या बड़ी वजह दिखती है? बारिश में कमी है या कुछ खास रीज़न में ज़्यादा अनइवन बारिश की जो बात होती है वो है, या कुछ और? महाराष्ट्र में जो पिछले साल बारिश हो गई वो एनुअल एवरेज अगर देखा जाए तो ठीक से हुई है, लेकिन उसका परसेंटेज जो है वो जो रीजनल होता है उसमें बहुत वेरिएशन है। यानी कि हमारे यहाँ जो मराठवाड़ा प्रदेश है उसमें बहुत ही कम बारिश हो गई है, और बाकी विदर्भ और कोकण एरिया में अच्छी और ज़्यादा भी बारिश हो गई है। इसीलिए अभी ये जो सिचुएशन आ गई है अकाल की, वो मराठवाड़ा में ज़्यादा सीवियर है, और पानी जितना भी पूरे डैम में था अभी वो पूरा का पूरा सिर्फ पीने के लिए अभी रखना पड़ रहा है। तो ये स्थिति आ गई है कि बारिश के इम्बैलेंस की वजह से। सिंह साहब, क्योंकि बारिश की जब बात होती है, क्योंकि जलस्तर के 2 पानी की अगर किल्लत की बात करें, एक वो पानी जो कि भूगर्भ है, यानी कि जल के स्रोत कम है, वाटर लेवल डाउन जा रहा है, या दूसरा बारिश का पानी। जिस तरीके से मानसून हमने पिछले साल देखा था उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि गर्मी यानी कि मई का महीना शुरू हो रहा है, और न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि उत्तर भारत के भी कई राज्य और कई जिलों में हालात चिंताजनक हो चुके हैं। इसे कैसे देखते हैं, किस तरह का अलर्ट है? क्योंकि जब मैं नीति आयोग के 2018 की उस रिपोर्ट को पढ़ता हूं तो क्या हम उसकी तरफ बढ़ते देख रहे हैं कि 2003 में एक बड़ा संकट भारत में जल का? नहीं, पहले तो हमें कुछ इसके पृष्ठभूमि में कुछ चीज़ों पे कुछ आंकड़े हम देना चाहेंगे। ज़्यादा मैं आंकड़े नहीं दूंगा। पहली बात तो क्या है कि भारत की जनसंख्या, आपको पता है कि विश्व की जनसंख्या का 18% जो है वो लोग भारत में रहते हैं, लेकिन जो टोटल वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं भारत में वो केवल विश्व के वाटर रिसोर्सेज का केवल 4% है। अच्छा, ये वाटर रिसोर्सेज जो हैं, जो पानी की उपलब्धता तो बढ़ नहीं रही है, लेकिन एक तो जनसंख्या बढ़ती रही है, जिसके कारण जो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय प्रति व्यक्ति जो पानी की उपलब्धता थी वो करीब 5000 मीटर क्यूब पर ईयर पर पर्सन से ज़्यादा थी, जो आज घट के 1500 हो गई है। इसलिए नहीं कि पानी की ज़्यादा कमी आई है, इसलिए कि जनसंख्या 3 गुना से ज़्यादा बढ़ गई है। डिमांड हर चीज़ के लिए बढ़ रहा है,
कृषि के लिए डिमांड बढ़ रहा है, इंडस्ट्री के लिए डिमांड बढ़ रहा है, पीने के लिए लोगों का डिमांड बढ़ रहा है। तो एक तरफ पानी जो है वो उपलब्धता नहीं बढ़ रही है, लेकिन उसकी डिमांड जो है आवश्यकता बढ़ती जा रही है। अब जो ऐसे भी इंडिया में क्या है कि हमारी पूरी बारिश जो होती है, जो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसको हम कहते हैं कि वो ओवर टाइम एंड स्पेस, वो पहले से भी थोड़ा सा अलग रहा है, क्योंकि हमारी सारी बारिश करीब करीब जो है 80% से ज़्यादा बारिश मानसून के दिनों में होती है। अब मानसून पे भी क्या होता जा रहा है कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसके कारण जो है और भी ज़्यादा ये जो मानसून के अंदर भी देखिएगा, कभी मानसून समय से नहीं आया, बीच में नहीं बारिश हुई, कभी मानसून जल्दी चला गया। लेकिन जो दूसरी बात जो आपने कही कि अच्छी बारिश, अब जब आज के दिन में हम कहते हैं कि जैसे लॉन्ग पीरियड एवरेज का जैसे 95%, 98%, 100%, मेरे ख्याल से उसका ज़्यादा अब मीनिंग नहीं रह गया है, क्योंकि आपके एक ही राज्य के आधे ज़िलों में अच्छी बारिश हुई, जो आवश्यकता से ज़्यादा बारिश हुई, आधे ऐसे ज़िले हैं जिनमें बारिश कम हुई। ज़िले में भी आप जाएंगे तो देखेंगे कि कुछ ब्लॉक्स में अच्छी बारिश हुई, कुछ ब्लॉक में नहीं हुई। आप दिल्ली में ही देखेंगे कि आपके ऑफिस जहाँ पे है वहाँ पे बारिश हुई, जब आप घर जाएंगे तो देखेंगे वहाँ बारिश नहीं हुई है। इसलिए ये कहना, जैसे पिछली बार कई राज्य ऐसे रहे हैं जिसमें एक महाराष्ट्र भी रहा है, कर्नाटका भी रहा है, उत्तर प्रदेश भी रहा है, बिहार झारखंड भी रहा है, ऐसे स्टेट्स को देखेंगे तो ओवरऑल जो डेफिसिट है रेनफॉल का वो बहुत ज़्यादा नहीं दिखेगा, लेकिन कुछ हिस्से ऐसे हैं जिनमें कि रेनफॉल डेफिसिट बहुत ज़्यादा था। और भारत में जो आप कह रहे हैं जो ग्राउंड वाटर भी है, वो ग्राउंड वाटर कहाँ से आता है, जिस कह रहे हैं कि या तो सरफेस वाटर या ग्राउंड वाटर, तो जो ग्राउंड वाटर भी आता है वो मुख्यतः जो है वो वर्षा पे ही निर्भर होता है एक्चुअली। या तो नदियों से, नदियों में अगर पानी हो तो नदियों से ग्राउंड वाटर आएगा, लेकिन ज़्यादा पानी जो आता है वो वर्षा से आता है। और महाराष्ट्र की खास एक दिक्कत ये है कि वहाँ का जो जियोमॉर्फोलॉजिकल कंडीशन जो हम बोलते हैं, जैसे वही बारिश अगर उतनी ही उत्तर प्रदेश में हो या बिहार में हो तो पानी नदी वो नीचे जाएगा और वो पानी रहेगा, उसको बाद में आप जो है उसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन महाराष्ट्र की एक दिक्कत तो ये रही है पिछले साल कि कुछ हिस्सों में बारिश बिल्कुल अच्छी नहीं हुई, और दूसरा उनका जियोमॉर्फोलॉजिकल कंडीशंस ऐसा है कि पानी जो है वो ज़मीन उस पानी को सोख नहीं पाती है और वो पानी को रख नहीं पाती है, जिसको बाद में रिचार्ज में इस्तेमाल नहीं कर पाती जमीन उस पानी को, जो कि रिचार्ज होना चाहिए। जी। मात्र महापात्रा जी, जो बात सिंह साहब कर रहे हैं इसको थोड़ा सा और विस्तार समझूं। अगर पिछले साल के ही आंकड़े को मैं देखूं, आम आदमी के नज़रिए से जब ये कहा जाता है कि बारिश औसत से अच्छी रही, तो हम ये सोचते हैं कि बारिश काफ़ी अच्छी हुई है। लेकिन ये भी एक पॉइंट है कि क्या बारिश का जो आंकड़ा है वो पूरे राज्य में एक समान है, या कुछ ज़िलों में काफ़ी ज़्यादा है, कुछ ज़िलों में काफ़ी कम है? और यही हाल अगर देश के नज़रिए से देखें तो कुछ राज्य सूखे की चपेट में होते हैं और कुछ राज्यों में बारिश अत्यधिक दिखती है। ये पैटर्न किस तरीके का रहा है पिछले कुछ वर्षों में अगर समझूं? और दूसरा जो एक चेतावनी मैं कहूँ जिस तरीके से आई, यह चिंताजनक बात है कि इस साल प्री मानसून जो मार्च और अप्रैल के बीच में आप लोगों ने कहा वो 27% कम हुई है। इसके मायने क्या है, इसका मतलब क्या है? पहले तो जो सिंह साहब ने बताए हैं मैं संपूर्ण सहमत हूँ कि जो आप बारिश देखेंगे मानसून सीजन पे, ये सभी जगह पे सही तरीक़ा से नहीं होता है। कोई स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट में भी कुछ डिस्ट्रिक्ट डेफिशिएंट होगा, कुछ डिस्ट्रिक्ट नॉर्मल होगा, डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी कुछ ब्लॉक नॉर्मल होगा, कुछ वहाँ भी एक्सेस रेनफॉल हो सकता है, डेफिशिएंट भी हो सकता है। ये इसका जो स्पेशल वेरिएबिलिटी है मानसून का, ये बहुत लार्ज स्केल वेरिएबिलिटी होता है, क्योंकि मानसून सीजन में तो लार्ज स्केल फ्लो के पैटर्न से आपको एवरेज रेनफॉल नॉर्मल होता है कि डेफिशिएंट होता है, मगर लार्ज स्केल फ्लो के अंदर जो कन्वेक्टिव एक्टिविटी डेवलप होता है वो स्मॉल स्केल में होता है। इसकी वजह से कुछ एरिया में ज़्यादा एक्सेस रेनफॉल हो जाता है और कुछ एरिया में डेफिशिएंट रेनफॉल होता है। मगर ये पैटर्न में भी कुछ चेंज हो रहा है कि नहीं, इसको हम भी परख लिए हैं। पास्ट 100 ईयर्स का डाटा आप देखेंगे तो लॉन्ग पीरियड एवरेज डाटा ऑफ इंडिया जो होता है ना, लगभग 89 सेंटीमीटर है, इसमें ज़्यादा कुछ चेंज दिखाई नहीं दे रहा है। मगर आप स्टेट लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डाटा लेकर 100 ईयर्स को देखेंगे तो आपको मिलेगा कि कुछ एरिया में रेनफॉल बढ़ रहा है, कुछ रेनफॉल भी कम हो रहा है। और ऐसे भी हुआ है, देखा गया कि सेंट्रल पार्ट ऑफ कंट्री में स्पेशली सिटी एरिया में आपका रेनफॉल, एक्सट्रीम रेनफॉल जो होता है ना, वो भी इंक्रीज हो रहा है, जो कि आप ग्लोबल वार्मिंग के साथ इसको जोड़ सकते हैं। सो ये फैक्ट है। और जो आप इस साल की बात किए हैं कि प्री मानसून सीजन, ये सही बात है कि 27% डेफिशिएंट है, और जबकि लास्ट ईयर ये लगभग एवरेज रेनफॉल था, इस साल ज़्यादा बारिश नहीं हुआ है। और दूसरा एक चीज़ है कि लास्ट ईयर का आप मानसून के बाद जो पोस्ट मानसून सीजन होता है, नॉर्थ ईस्ट मानसून सीजन, वो भी डेफिशिएंट रहा। साउथ पेनिनसुला के लिए अच्छा बारिश नहीं हुआ, स्पेशली तमिलनाडु के लिए भी 66%
रेनफॉल हुआ है, सो भी डेफिशिएंट रहा है। सो ये जो आप हीटिंग देख रहे हैं, इसका इम्पैक्ट देख रहे हैं, ये भी इसका क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट होता है जब बारिश बहुत दिन तक नहीं होता है। मगर ये अच्छी खबर है कि जो कमिंग मानसून है, इसमें हमारा जो फोरकास्ट फास्टेज इशू हुआ है, इसमें हम प्रेडिक्ट किए हैं कि नॉर्मल मानसून रहेगा और 96% ऑफ लॉन्ग पीरियड एवरेज, जैसे पूरी भारत का एवरेज रेनफॉल होने का उम्मीद है। हजर साहब, अब मैं जिस तरीके से दो बातें तो साफ हो रही हैं कि एक तो कि बारिश का अनइवन जो इलाका है उसके हिसाब से हो रही है, कम या ज़्यादा थोड़ा बहुत दिख रहा है, और दूसरा कि जैसा कि सिंह साहब ने कहा कि मांग बहुत तेज़ी के साथ बढ़ी है आबादी बढ़ने के साथ। अब सवाल ये है कि इसको मीट आउट करना, अगर इसे हम पार पाना चाहते हैं, जो पानी का संकट है या उसकी जो डिमांड है, तो फिर विकल्प के तौर पर हम क्या कर रहे हैं? क्या हमारे सामने विकल्प दिखते हैं? देखिए, पानी, बारिश का पानी जो है वो साल में 4 महीने लिमिटेड होता है और उस पानी से हमें पूरे 12 महीने हमें अपनी दिनचर्या चलानी है, हमारी इरिगेशन वाटर रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, इंडस्ट्रियल वाटर रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम बारिश के पानी जो 4 महीने में आता है, 4 महीने में भी जो पानी आता है उसका स्पेस और टाइम में वेरिएशन इतना ज़्यादा है। जैसे हम देखते हैं कि जो इंटेंस रेंस के डेज़ होते हैं वो भी लिमिटेड होते हैं, 20, 22, 25 दिन 4 महीने में होता है। तो उस पानी को हम जितने अच्छे से कंजर्व कर सकें, जिससे हम पूरे साल उसका उपयोग कर सकें, वो जितना मैनेजमेंट जितना अच्छा होगा, हमारी जो ड्राउट प्रूफिंग होगी और ये जो हम ये पानी को मतलब जितना अच्छा उपयोग करें पूरे साल के लिए, वो हमें मैनेजमेंट पार्ट जो है वो इम्प्रूव करना पड़ेगा। हमारी एज ऑन डेट जो है वो इंडिया में जो हमारी टोटल स्टोरेज जो है वो तकरीबन 257 BCM है। हम सेंट्रल वाटर कमीशन जो है वो देश के जो 91 रिजर्वायर्स को मॉनिटर करता है और जिसकी टोटल कैपेसिटी जो है वो करीब 161 BCM है। उसमें से जो 25 हम लोग वीकली बुलेटिन इशू करते हैं, तो 25 अप्रैल का जो बुलेटिन है उसके हिसाब से जो हमारी स्टोरेज जो आज की डेट में अवेलेबल है वो करीब 42 BCM अवेलेबल है और वो टोटल स्टोरेज का जो है वो करीब 26% है। अगर हम लास्ट ईयर या लास्ट 10 ईयर्स के एवरेज में देखें तो लास्ट ईयर भी तकरीबन स्टोरेज हमारा 40 BCM ही था, जो इस साल 42 है। लास्ट 10 साल के एवरेज देखें वो भी 40-41 BCM था। तो स्टोरेज जो है वो पिछले 10 साल की तुलना में जो इस साल स्टोरेज है वो करीब करीब उतना ही है, उसमें कोई कमी नहीं, उसमें कमी नहीं है। लेकिन कुछ एरिया जो है वो ज़्यादा डिस्ट्रेस्ड है। जैसे हम स्पेशली जो है सदर्न पार्ट में अगर देखें, तमिल इसको आंध्र तेलंगाना को देखा या मराठवाड़ा जो वेस्टर्न रीजन है, वहाँ पे जो डेफिसिट है वो ज़्यादा कम है। जो वेस्टर्न रीजन में हमारे 27 रिजर्वायर्स है, वहाँ पे जो स्टोरेज है वो बहुत कम है, वो तकरीबन 18% ही है। तो हमें जो है हमारे मैनेजमेंट पार्ट को इम्प्रूव करना पड़ेगा, जिससे हम जो 4 महीने जो हमारी वर्षा का टाइम, जो वर्षा उपलब्ध होती है, उसको हम पूरे साल जो है उसको जितने अच्छे से मैनेज सदुपयोग कर सकें और स्टोरेज बढ़ाएं। कन्वेंशनल जो तरीके हमारे ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज़ है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, फार्म पॉन्ड्स है, जितने भी हम उसमें आगे कर सकते हैं उनको पानी को कंजर्व करने की कोशिश करें। दूसरा एक है कि हम अपनी डिमांड जो है, हमारी जो इरिगेशन रिक्वायरमेंट है, वो हमारे टोटल जो हम जो भी स्टोरेज करते हैं उसका तकरीबन 80% पानी जो है वो सिंचाई में उपयोग होता है। हमारी सिंचाई जो है वो एफिशिएंट नहीं है। हमारी सिंचाई में जो है एफिशिएंसी जो है वो हार्डली 30-35% है केवल। हाँ, हमें अगर हम उस पानी को अगर एफिशिएंटली यूज़ करें, अगर हम वो उस पूरे पानी को, आज हम सारा जो इरिगेशन है वो हमारा फ्लड इरिगेशन है, अगर हम इसको माइक्रो इरिगेशन में कन्वर्ट करें, ड्रिप, स्प्रिंकलर, ये सब टेक्निक्स यूज़ करें, तो हम एफिशिएंसी जो है इसकी ऑलमोस्ट डबल कर सकते हैं। तो वो पानी जो है वो हमारे पास सरप्लस अवेलेबल रहेगा। तो हम इनफैक्ट जो मैनेजमेंट साइड, अगर हमारा मैनेजमेंट जो है वो इम्प्रूव हो जाए तो हम ये आने वाले समय में इसको हम मीटअप कर सकते हैं। सिंह साहब, क्योंकि मैनेजमेंट साइड को मुझे याद है कि पिछले कुछ वर्षों में कई सारे इनिशिएटिव लिए गए, क्रॉप कल्टीवेशन जो सिस्टम है उसको बदलने की बात कही गई, सुझाव दिए गए स्टेट्स को कि जहाँ पर पानी की कमी वहाँ पर उस तरह की फसलों का इस्तेमाल किया जाए, नए नए सिस्टम इरिगेशन या ड्रिप को लेकर बातें कही गई हैं। कितना वाकई ये ज़मीन पर स्टेट लेवल पर इम्प्लीमेंट होता दिखा है और उसमें चुनौतियाँ क्या आ रही हैं अलग अलग राज्यों में? देखिए, ऐसा है कि जब, जैसे आपको पता है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो सबसे बड़ी हमारी चुनौती ये थी कि देश को कैसे फूड ग्रेन से सेल्फ सफिशिएंट बनाया जाए। तो वो एक ज़माना था जब कि काफ़ी स्टोरेज क्रिएट किए गए, जिसको तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा था कि टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, जब भाखड़ा बना था तो हमारे यहाँ काफ़ी डैम बने। आज के दिन में भी हमारे यहाँ 5200 से ज़्यादा डैम हैं। तो ये बात तो सही है कि अगर हम पानी, चूँकि हमारे पास बारिश जो होती है
वो केवल 4 महीने की बात नहीं है। अगर 4 महीने में भी देखें तो हर महीने में, जैसे पहले जुलाई के महीने में बारिश पहले भी 400 अगर होती थी, अभी भी 400 होती है, लेकिन पहले जो 400 होती थी वो 20 दिनों में होती थी, अब वो 404 दिनों में होने लगी है। तो एक तो नया चैलेंज है। तो एक तो है कि स्टोरेज को बढ़ाना, लेकिन हमें साथ में ये भी पता है कि आज के दिन में बड़े डैम्स बनाना, बहुत ज़्यादा स्टोरेज क्रिएट करना बड़े डैम के हिसाब से ज़्यादा जो है वो फिजिबल नहीं हो रहा है। कई कारण हैं। जैसे पहला तो यह है कि जो अच्छी जगहें थी डैम के लिए, साइट्स जो थे वहाँ पे ऑलरेडी डैम्स बने। आज के दिन में जो रिसेटलमेंट, रिहेबिलिटेशन, लैंड एक्विजिशन, फॉरेस्ट क्लियरेंस, वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस, इतनी सारी चीज़ें हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा स्टोरेज बड़े से नहीं होगा। तो मेरा अभी मानना है कि हमें जो है वो जो छोटे हैं डिमांड, जो सप्लाई साइड मैनेजमेंट कहते हैं, जैसे वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स, अब ये नीड पर है हम हर जगह वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, चाहे वो पॉन्ड हो, चाहे वो पर्कोलेशन टैंक हो, चाहे वो चेक डैम्स हो, इस टाइप की चीज़ें हमें ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे हमारे यहाँ पहले ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज होते थे, हर जगह वाटर बॉडीज होती थी। एक समय के साथ क्या हुआ, हमारी वो वाटर बॉडीज जो हैं वो नेग्लेक्ट हुई, वो या तो इंक्रोच हो गई, कुछ हो गया। तो एक तो डिमांड साइड मैनेजमेंट में स्कोप थोड़ा कम है, लेकिन हम ग्राउंड वाटर रिचार्ज, ये जरूरी नहीं है कि स्टोरेज सब ऊपर ही हो, हम मिट्टी के नीचे भी स्टोर कर सकते हैं। उस पानी को स्टोर करें तो ग्राउंड वाटर कैसे नेचुरल रिचार्ज के अलावा आर्टिफिशियल रिचार्ज करें। उसके अलावा जैसे है कि ये बहुत सारे जो स्ट्रक्चर्स की मैंने बात की, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, उसकी बात हुई। बट दूसरा सबसे ज़रूरी चीज़ है जो आपने भी हिंट किया है, वो है डिमांड साइड मैनेजमेंट। अब तक हमारा इम्फेसिस केवल सप्लाई साइड मैनेजमेंट है, हम जैसे भी पानी को यूज़ करें चलेगा टाइप, अब वो नहीं रहा। जैसे इन्होंने कहा कि 80% पानी जो है वो एग्रीकल्चर में यूज़ होता है, उसकी वाटर यूज इफिशिएंसी बहुत कम है। उसके कई कारण हैं, या तो हमारे सिस्टम जो हैं इतने पुराने हैं, कैनाल्स जो हैं वो लीक करते हैं, उससे इवेपोरेशन लॉस होता है, माइक्रो इरिगेशन नहीं है, फील्ड टू फील्ड इरिगेशन होता है। तो इस ढंग से कई कारण हैं। अब आप पूछ रहे थे कि सरकार ने क्या किया, तो ऐसा है कि भारत सरकार भी काम कर रही है, चूँकि पानी का विषय जो है वो राज्य सरकार के अंदर आता है, आपको पता है ये स्टेट लिस्ट में है, तो मेजर एक्टिविटी जो है वो स्टेट लेवल पे होती है। उसके अलावा बहुत से नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, इंडिविजुअल्स वो भी कर रहे हैं। अब भारत सरकार की केवल 2-3 चीज़, समय कम है तो मैं बताना चाहूँगा। एक तो जो हमने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, उसमें एक तरफ तो हम जो बहुत सारी लंबित परियोजनाएं हैं उनको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी हमने कर भी लिया है उसमें से। दूसरी माइक्रो इरिगेशन प्रमोट करने के लिए पर ड्रॉप मोर क्रॉप, जिसमें एक डेडिकेटेड माइक्रो इरिगेशन फंड भी क्रिएट किया गया है। तीसरी चीज़ जो है, जो हमारा वाटर सेट डेवलपमेंट कंपोनेंट भी जो है, बिकॉज लॉन्ग टर्म में हमारा वाटर सेट डेवलपमेंट से हम पानी का स्तर जो है ऊपर कर पाएंगे। उसके अलावा जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम है, उसमें सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेस अभी है वो इसी पे है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उसका पैसा सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन पे लगे। उसके अलावा जस्ट मैं ये कहना चाहूँगा कि कई सारे राज्यों में, आज भी हमने इस परिस्थिति को देखते हुए राज्यों के साथ एक मीटिंग की थी एक्चुअली, और अधिकांश राज्यों ने कुछ न कुछ ऐसा, जैसे महाराष्ट्र की भी बात हो रही थी, महाराष्ट्र ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। उनके यहाँ जल युक्त शिविर करके एक कार्यक्रम है, जिसमें जितने भी, केवल एक डिपार्टमेंट नहीं, जितने भी लाइन डिपार्टमेंट हैं प्लस पब्लिक का पार्टिसिपेशन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस का पार्टिसिपेशन, इसको करके जैसे वो जल युक्त शिविर कर रहे हैं। आंध्रा में नीरू चेट्टू हो रहा है, गुजरात में जो है सुजलाम सुफलाम हो रहा है। राज्य अलग अलग स्कीम के जरिए काम करने में लगे हुए हैं। कोशिश ये कर रहे हैं कि सरकारी काम को भी कैसे थोड़ा कैंपेन मोड में लाया जाए। एक तो लोग समझें पानी की क्रिटिकलिटी, सामाजिक अभियान के तौर पर आप कह रहे हैं कि उसको लागू करने की बातें हो रही हैं और सरकारें कोशिश कर रही हैं। जिस तरीके से पवार साहब, महाराष्ट्र क्योंकि हर साल हम देखते हैं 2-3 चीज़ें निकल कर आ रही हैं। इरिगेशन में जब 80% हम खर्च कर रहे हैं, उसको कैसे हम बदलने की तरफ आगे बढ़ पाएँ, कितनी सफलता मिली है। और सामाजिक तौर पर, क्योंकि मैं जब पानी की बात कर रहा हूं तो मुझे लगता है एक नागरिक होने के नाते कि समाज और नागरिक, उनकी जिम्मेदारी कहीं ज़्यादा है सप्लाई एंड पर, कि कैसे उसको मैनेज किया जाए। उस दिशा में क्या बड़ी चुनौती दिखती है? महाराष्ट्र में हमने यही प्रयास किया है कि जैसे कि हम अभी लॉन्ग टर्म प्लानिंग बोलते हैं, उसके लिए जितने भी वाटर स्टेक होल्डर्स हैं उनको सब इकट्ठा करके एक एकात्मिक राज्य जल आराखड़ा, एक प्लानिंग हमने किया है, जिसमें सभी डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व है। और जैसा अभी बताया कि NGOs भी इन्वॉल्व है, CSR फंड्स लेके इंडस्ट्रियल भी वो भी आ रहे हैं। उसमें से हमने पिछले 2 साल में जो जल युक्त शिवार का अभियान अच्छी तरीके से चलाया, इससे अभी ये जो स्थिति आ गई है उसको हम ठीक तरीके से निभा पा रहे हैं, नहीं तो इससे भी और ज़्यादा वर्स्ट हो जाता है। उसके साथ साथ
जन सहभाग ज़्यादा से ज़्यादा लेके हमने नए नए स्कीम्स अभी भी निकाले हैं, जैसे कि सिल्ट रिमूवल फ्रॉम द डैम्स एंड सिल्ट लोडिंग ऑन द फार्म्स, ये एक अलग स्कीम है। फिर इंटर बेसिन ट्रांसफर के कुछ हमारे स्कीम्स है। उसके साथ साथ इरिगेशन इफिशिएंसी यूज़ करने के लिए जैसे कि लोगों की संस्था बना के उनके माध्यम से नए नए सिंचाई के तरीके जैसे कि ड्रिप इरिगेशन और ये चला के वाटर यूज इफिशिएंसी हम कैसे बढ़ाएं, इस पर हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और जल साक्षरता में लोगों का सहभाग जितना हम बढ़ा के ले लेंगे, उसी से बाकी डोमेस्टिक वेस्ट वगैरह कम होके उसका रिसाइकलिंग भी बढ़ जाएगा। रिसाइकलिंग पर भी हमने इस प्लान में ज़्यादा जोर दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा एज अ थर्ड सोर्स वो पानी अवेलेबल हो सके, ताकि ओरिजिनल डिमांड ही कम हो सके। तो इसलिए हम ये प्लान करते हैं कि अगर पॉपुलेशन बढ़ती है समझो 2030 तक, तो उससे डिमांड जितनी पॉपुलेशन की वजह से बढ़ेगी जी। उतनी ही ये रिसाइकल का एडिशनल सोर्स मिलके नेट डिमांड कम हो जाएगी। ओके। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पानी दे सकेंगे। ओके सर। हल साहब, क्योंकि जब हम इरिगेशन की बात कर रहे हैं और हमने देखा कई राज्यों में जहाँ पर पानी का संकट हर साल होता है, कुछ लोग ऐसी बात करते हैं, आप क्या मतलब होना चाहिए इस तरीका कि जिन राज्यों में पानी की कमी है वहाँ पर ज़्यादा पानी खाने वाली जो फसलें हैं उन पर रोक की बात होनी चाहिए, या उनको शिफ्ट करने की बात होनी चाहिए। गन्ना, गेहूं ऐसी फसलों पर हमें अब उसकी ज़रूरत नहीं है, कहीं दूसरी तरफ मूव करना चाहिए किसानों को। बेसिकली जो महाराष्ट्र की जो मेन इशू है, जो मराठवाड़ा में ड्रॉट का जो रीज़न है वो ये है कि वहाँ पे जो है अभी भी मतलब इस कंडीशन में भी जो वाटर गजलिंग क्रॉप्स है, शुगर केन जो है वो लगाया जा रहा है। पंजाब में पैडी जो है वो एक्सटेंसिवली लगाया जा रहा है। अगर ये वाटर एफिशिएंट क्रॉप की तरफ अगर हम स्विच ओवर करें, कॉटन में चले जाएं या दूसरे जो वाटर एफिशिएंट क्रॉप उसमें चले जाएं, तो हम ये प्रॉब्लम जो है उसको ईजीली हम एड्रेस कर सकते हैं। तो बेसिकली जो हमारी क्रॉपिंग पैटर्न है वो हमें स्टेट्स के साथ सहयोग करके उसमें हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा कि जहाँ पे पानी की मात्रा जहाँ पे लिमिटेड है वहाँ पे हम ऐसे जो पानी की वाटर गजलिंग क्रॉप्स जो है वो वहाँ बिल्कुल प्रमोट ना करें। जो जैसे गंगेटिक प्लेन्स है, डेल्टा है, जहाँ पे पानी अवेलेबल है वहाँ पे आप पैडी लगाइए। बट ये सब जो जगह है पंजाब जहाँ पे लार्ज स्केल जो है वो सैलिनिटी बढ़ रही है, वाटर लॉगिंग बढ़ रही है, वहाँ पे पैडी लगाने का कोई भी पर्पस नहीं है। सिमिलरली मराठवाड़ा जहाँ पे एक्यूट पानी की शॉर्टेज है वहाँ पे शुगर केन लगाने की मेरे विचार से कोई ज़रूरत नहीं है, और क्रॉपिंग पैटर्न जो है वहाँ का चेंज किया जाना चाहिए। सवाल है कि कैसे चेंज करें। एक आखिरी सवाल मैं महतो साहब, क्योंकि जब बार बार कुछ तूफान आते हैं और हाल के दिनों में, और मैं कहूँ अगर पिछले कुछ दिनों से एक तूफान का ख़तरा है, इस तरह का जो तूफान आ रहे हैं क्या उसका इम्पैक्ट आप देखते हैं? हर साल हम अल नीनो इस तरह के कई नाम सुनते रहते हैं, मॉनसून पर कितना दिखता है इस साल और उसका इम्पैक्ट, क्योंकि इसके ज़रिए भी कई बार कई इलाकों में बारिश होती है, क्या वो हमारे लिए एक फ़ायदा है एक्स्ट्रा रेन का है, या फिर इससे कहीं डेफिसिट भी होता है आगे चलकर? हाँ, ये जो तूफ़ान डेवलप होता है बे ऑफ बंगाल में, कैरेबियन सी में, इसका वजह बहुत सारे लार्ज स्केल फीचर्स होता है, फिर रीजनल स्केल फीचर्स भी होता है। एल नीनो एक लार्ज स्केल फीचर्स है। हमने स्टडी में ये देखने को मिला है कि एल नीनो ईयर में ये जो तूफ़ान डेवलप होता है बे ऑफ बंगाल पे वो शॉर्ट लिव्ड होता है, और स्पेशली ये लोअर लैटिट्यूड में तमिलनाडु वगैरह को इफेक्ट करता है। मगर जब लालिना ईयर होता है, मैंने अपोजिट टू एल नीनो ईयर होता है, तब ये ज़्यादा लेंथी होता है और अपना लाइफ पीरियड ज़्यादा होता है और ज़्यादा इंटेंसिव होते हैं, और ज़्यादातर ये आंध्र, उड़ीसा या वेस्ट बंगाल को ही क्रॉस करते हैं। और मानसून की बात आप देखेंगे, मानसून एल नीनो के साथ बहुत अच्छा से रिलेटेड है। फिर भी कोई 1-to-1 रिलेशनशिप नहीं है, फिर भी एल नीनो माने टू ए लार्ज एक्सटेंट मानसून को प्रभावित करता है। यूजुअली जितना आप देखेंगे ड्राउट ईयर्स है वो सभी एल नीनो ईयर्स है, मगर सभी एल नीनो ईयर्स ड्राउट ईयर्स नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है कि एल नीनो ईयर्स होते हुए भी बारिश अच्छा हो सकता है जब दूसरा लार्ज स्केल फीचर्स अच्छा हो जाता है। इंडिया का आप रेनफॉल देखेंगे कि यूजुअली लानिनो ईयर्स में अच्छा बारिश हुआ है और एल नीनो ईयर्स में थोड़ा कम बारिश हुआ है। चलिए, वक्त की कमी, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए और पानी के संकट पर बात करने के लिए। लेकिन पानी का संकट हल करने के लिए सरकारों की तरफ देखना बंद करने की बजाय हमें खुद की तरफ देखना होगा, और व्यक्ति और समाज के तौर पर हमें देखना होगा कि ये जो पानी है, ये जो जल है, ये कई सदियों तक हम इसे कैसे
कैसे सहज कर रख सकते हैं ताकि आने वाली पीढ़ियों को ये हासिल हो सके, उसकी जिम्मेदारी हम पर और आप पर है। फिलहाल आज इतना ही। नमस्कार।